अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में जिन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे उसमें शामिल है कि अब से कुछ देर कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये इंटरव्यू में कहा है कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खamenei के साथ मुलाकात करना चाहते हैं। इस हवाले से उन्होंने एक शर्त भी लगाई है। अहम डेवलपमेंट्स और खित्ते की इस सूरत हाल के हवाले से हम बात करेंगे। इसी तरह हम बात करेंगे अमेरिका में एक डेवलपमेंट हुई है, नए अटॉर्नी जनरल का इंतखाब किया है, नॉमिनेट किया है सदर ट्रंप ने, और उनके हवाले से कुछ अहम खबरें हैं। एप्स्टीन फाइल के हवाले से कुछ इंकशाफात सामने आ रहे हैं, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन आज जिन अहम मौजूआत पर पाकिस्तान के हवाले से मुझे बात करनी है उनमें पहला और अहम मौजू है 8वीं तरमीम, 18वीं तरमीम और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो इमरान खान के खिलाफ हुआ 2022 में, उसके हवाले से पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के हवाले से मुझे बात करनी है। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स है पाकिस्तान में, उसने एक डाटा जारी किया है तो इन्हें मजहब से मुतल्लिक केसेस में जो कैद है पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में, उसके हवाले से एक बड़ा ही खौफनाक एस्पेक्ट है, वो मैंने आपके सामने डिस्कस करना है। और इसी तरह कत्ल के केसेस में जब कंप्रोमाइज़ होता है तो नौजवान लड़कियों का एक्सचेंज होता है, नौजवान लड़कियों की सौदेबाजी होती है। इस्लाम के इस कानून के हवाले से हम इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। लेकिन मैं गुफ्तगू आगाज़ खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल से करूँगा। काफ़ी अरसे से, काफ़ी दिनों से एक तरफ तो सीज़ फायर जारी थी, लेकिन दूसरी तरफ से कुछ दिनों के वक्फे के बाद अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर हमले किए जा रहे थे। ज़ाहिरी तौर पर ऐसे लगता था कि ईरान बहुत कमज़ोर पोजीशन में चला गया है, क्योंकि ईरान की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था। फिर आखिरकार ईरान ने 2 दिन पहले जब अमेरिकी हमले हुए तो उसका जवाब दिया। कुवैत में न सिर्फ सिविलियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया, बल्कि अमेरिकी जो मिलिट्री एसेट्स थे उनको भी टारगेट करने की कोशिश की गई, जो कि अमेरिकी सेंटकॉम जो है वो उसको डिनाई करती है। लेकिन सदर ट्रंप ने आज ये कहा है कि जो ताज़ा तरीन हमले हैं ईरान के, अमेरिकी फ़ौज के ऊपर जो हमले हैं, ये जंग के दोबारा आगाज़ का सबब बन सकते हैं। ये उन्होंने कहा ज़रूर है, एक स्टेटमेंट है, लेकिन इस स्टेटमेंट में और बहुत सी बातें हैं जो ज़्यादा अहम हैं। और उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि सदर ट्रंप ने यह कहा है कि वो ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खamenei के साथ मुलाकात करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि वो मुलाकात सिर्फ उसी सूरत में हो सकती है अगर हमारा ईरान के साथ मुआहिदा तय पा जाए। अब ये एक दूसरी बात है कि अगर आप कल के दिन की डेवलपमेंट्स को आज के दिन की डेवलपमेंट्स के साथ मिलाकर पढ़ें तो सदर ट्रंप कल वाज़े तौर पर कह रहे थे कि हमारा ईरान के साथ मुआहिदा तय पा जाएगा, हम बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस हवाले से मैं आपको चंद चीज़ें बताता हूं। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हमने ईरानी क़यादत, नेवी, फ़ज़ाइया सब कुछ ख़त्म कर दिया। ये वो फ़िक्र है जो वो हर बार रिपीट करते हैं। ईरान की जानिब से अमेरिकी फ़ौज पर हमला दोबारा जंग के आगाज़ का सबब बन सकता है, ये भी कहा। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ डील किए बगैर भी अफजूदा यूरेनियम को हासिल किया जा सकता है। ये एक धमकी अमेज़ बात है। मुज़ाकरात के दौरान सदर ट्रंप एक आधा सख्त फ़िक्रा इस तरह का ज़रूर कहते हैं, ये उनके मजाज का हिस्सा है इस तरह की बात करना। अभी खुद से वो बता रहे हैं कि हमारे नेगोशिएशन चल रहे हैं, मुज़ाकरात बिल्कुल सही सिमत में जा रहे हैं, हम बहुत जल्द ईरान के साथ मुआहिदा साइन कर लेंगे। लेकिन अभी ये वाला फिक्रा जो है, इसका मतलब ये है, वो कहना चाह रहे हैं कि हम ईरान के अंदर दाखिल हो सकते हैं, ईरान की सरहद में फ़ौज को अगर लंबे अरसे के लिए नहीं तो मुख्तर वक्त के लिए ज़मीन पर उतार सकते हैं, और हम ईरान की उस इलाके को कॉर्डन ऑफ करके, ऑक्यूपाई करके, फॉर द टाइम बीइंग हम जो इनरिच यूरेनियम के वहाँ पे जो भी आप यूरेनियम डस्ट कह लें, आप उसको न्यूक्लियर डस्ट कह लें, हम वो अफजुदा यूरेनियम जो है उसको वहाँ से खुद भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन ईरान को एटमी हथियार कसने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वही फिक्रा जो बार बार वो कहते हैं। उन्होंने कहा ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात नहीं करना चाहता, लेकिन ईरान के साथ डील की सूरत में उनसे मुलाकात हो भी सकती है। अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरान के साथ मुआहिदे की सूरत में आबनाई हुर्मुज़ फौरी तौर पर खोल दी जाएगी। आप जल्द जान जाएंगे कि ईरान के साथ मुआहिदा क्या है। ये सहाफ़ियों को बता रहे हैं वो। ईरान के साथ तनाज़ा में हर सूरत फतह हमारी होगी। ट्रंप ने मज़ीद कहा कि लबनान की सूरत हाल पर नज़र रखनी होगी। अमन कायम होना लबनान के लिए अच्छा होगा। हिज़्बुल्लाह से लबनान की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई है।
सदर ट्रंप का कहना था कि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की और रूसी सदर पुतिन मुलाकात करें तो ये अच्छा होगा, यूक्रेन तनाज़े के हल के लिए मुसालियत ज़रूरी है। इसी तरह एक डेवलपमेंट ये भी है कि आलमी जौहरी एजेंसी IAEA ने ईरान को अपनी जौहरी तनसीबात के मुआयने के लिए कहा है। इस हवाले से आगे क्या डेवलपमेंट्स होंगी हम बात करते रहेंगे, लेकिन आज के दिन की अहम बात ये कि सदर ट्रंप की तरफ से ये बात कही गई कि अगर उनका मायदा होता है तो वो ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ भी बैठने को, बात करने को, मिलने को तैयार हैं। नेगोशिएशन में मिल बैठने में हर्ज कोई नहीं होता। जो खदशात, जो दुश्मनी, जो मुखालफत वो अपनी जगह पे होती है, लेकिन अगर अमन को मौका दिया जाए तो बहुत सारे मामलात जो हैं वो ना सिर्फ हल होते हैं, मामलात आगे चलते हैं, बल्कि जो बेहतर हो वो फिर वक्त के साथ आने पर आगे भी निकल जाता है। गलती करने वाले को उसकी गलती की सज़ा ज़रूर मिलती है। इस सारे मामले में जिसकी भी गलती थी, मैंने बारहा कहा, ईरान के अंदर जो वाक़यात इस साल के शुरू में हुए, हज़ारों लोग मारे गए, बहुत ही तकलीफ दे और बहुत ही दर्दनाक वाक़यात हैं जो कभी नहीं भुलाए जा सकते। दूसरी तरफ ईरान के ऊपर जो हमले किए गए उसके नतीजे में दुनिया भर में इस वक्त मईशत बुरी सूरत हाल का शिकार है। खुसूसन अमेरिका के अंदर महंगाई आसमानों पर पहुंची हुई है। जो फ्यूल है, गैस है, पेट्रोल है, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ग्रॉसरी और हर तरह के बिल्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। ये सूरत हाल अगर अमन की तरफ जाए तो ही सबके लिए बेहतरी होगी। सदर ट्रंप ने टोड ब्लांच को जो नॉमिनेट किया है अटॉर्नी जनरल के लिए, उनके हवाले से जो साबका अटॉर्नी जनरल थी बॉन्डी, उनका एक स्टेटमेंट जो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था उसकी ट्रांसक्रिप्ट में ये चीज़ सामने आई है कि ट्रम्प्स न्यू पिक फॉर द अटॉर्नी जनरल ओवरसा द रिलीज ऑफ द एप्स्टीन फाइल्स, बॉन्डी सेड। बॉन्डी ने मादी में कहा था, टोड ब्लांच सुपरवाइज द एंटायर प्रोसेस, बॉन्डी सेड, अकॉर्डिंग टू अ ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द इंटरव्यू विद लॉ मेकर्स। जो रिलीज़ थी एप्स्टीन फाइल की वो बहुत ही लंबा अरसा एक खदशात और तनाज़ात का शिकार रही। फिर आखिरकार जब अदालती अहकामात की रोशनी में अल्टीमेटली रिलीज़ किया गया तो वो बहुत ही सेंसर्ड रिलीज़ थी, बहुत सी इंफॉर्मेशन उसमें छुपाई गई थी। आज के दिन तक ये इल्ज़ामात लगते हैं कि एप्स्टीन फाइल मुकम्मल तौर पर रिलीज़ नहीं की गई और तमाम वीडियोज़ अपनी असल रेजोल्यूशन, अपनी अच्छी क्वालिटी में और तमाम तफसीलात, तमाम नामों के साथ जो है वो अभी तक जारी नहीं की गई और कुछ ना कुछ रोका गया है। ये मुसलसल अमेरिकी मीडिया में अमेरिका के सीनियर सहाफ़ियों और एनालिस्ट की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जाता है और अब ये इंकशाफ सामने आया है कि जो नए अटॉर्नी जनरल भी मुकर्रर किए हैं, टोड ब्लांच जो हैं, वो बेसिकली इंचार्ज थे, हेड थे इस सारे प्रोसेस का, जो कि जस्टिस डिपार्टमेंट ने रिलीज़ किया एप्स्टीन फाइल को। अब ये मामला जो है हम सब जानते हैं कि जो एप्स्टीन फाइल है वो जेफरी एप्स्टीन, जो कि एक बिजनेसमैन थे, एक आम से स्कूल टीचर से तरक्की करते हुए बहुत आगे गए और वो बुनियादी तौर पर नौजवान बच्चियों को, कम उम्र लड़कियों को इंगेज करते थे और उनको सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए और सेक्स ऑब्जेक्ट्स के तौर पे दूसरे ताकतवर लोगों को पेश करने के लिए इस्तेमाल करते थे। उसमें हमने बहुत से लोगों के नाम देखे, बहुत से विक्टिम सामने आए और ये भी यकीनी तौर पर सामने आया कि बहुत से अहम लोग जो हैं, दुनिया भर के अहम लोग जो हैं, वो उस नेटवर्क का हिस्सा थे या जेफरी एप्स्टीन के साथ राब्ते में थे। UAE की, मुत्तहिदा अरब अमारात की शाही फैमिली के हवाले से अहम ख़वातीन जो हैं वो भी एप्स्टीन के लिए काम करते हुए पाई गई। उस चीज़ के शवाहिद सामने आए। ना सिर्फ एक बहुत अहम खतून उनका जेफरी एप्स्टीन से रब्ता था, जब और उनकी कम्युनिकेशन से बड़े वाज़ेह तौर पर लगता है कि वो भी इस सारे काम के अंदर शामिल थी। ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने अपनी एक कम उम्र बहन को भी जेफरी एप्स्टीन को मिलाने की कोई बात की, जिस हवाले से ईमेल सामने आई। मुत्तहिदा अरब अमारात के बहुत ही ज़्यादा करैक्टर्स जो हैं इस सारे नेटवर्क का हिस्सा थे। इसके अलावा इसकी तफसीलात आप मीडिया पे देखते रहे हैं। ये वो स्कैंडल है जिसने अभी तक जो है वो सब्सिडाइज नहीं हुआ। बहुत से लोग यहाँ तक कहते हैं कि इसी स्कैंडल को दबाने के लिए ईरान के ऊपर हमला किया गया, ईरान जंग शुरू की गई। बहुत से लोग ये भी कहते हैं अमेरिकी मीडिया के अंदर कि बार बार एलियंस की और UFOs की जो फाइल्स की रिलीज़ करने की बात की जाती है या रिलीज़ की जाती हैं, उन सारी बातों का मकसद जो है वो बुनियादी तौर पर एप्स्टीन फाइल से तवज्जो हटाना है। लेकिन ये मीडिया के तबसरे हैं और तज़ीह हैं। ये स्कैंडल बहुत बड़ा है और इस मामले, इस हवाले से बहुत अहम चीज़ें अभी होना बाकी हैं, सामने आना बाकी हैं। अपने रेगुलर मौज़ूआत की तरफ चलते हैं। पहला मौजू इस हवाले से कि सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं सईद मेहदी, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया सीनियर एंकर पर्सन नसीम ज़हरा को और मैं वो उसमें एक हिस्सा मैंने देखा
इंटरव्यू मैंने देखा, बहुत अच्छा इंटरव्यू, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स उसमें बताए गए, तारीखी हक़ाइक़ बताए गए। एक हिस्से में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी जिसके ऊपर मैं कुछ ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट्स हैं, पिछले चंद सालों में हुई डेवलपमेंट, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। उन्होंने 8वीं तरमीम का हवाला देते हुए कहा, 8वीं तरमीम वो तरमीम थी, जो सीनियर लोग हैं वो तो जानते हैं, नए लोगों के लिए, कि इसके सदर को ये इख्तियार दिया जनरल ज़ियाउल हक़ ने कि अगर वो समझे कि हुकूमत वक़्त जो है वो सही अंदाज में नहीं चल रही और अपनी आइनी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं बतौर एहसन सर अंजाम नहीं दे पा रही, तो सदर ममलकत जो है वो असम्बलियों को डिज़ाल्व कर सकते हैं, हुकूमत वक़्त को घर भेज सकते हैं और नए इलेक्शन वो फिर करवाएंगे 60 दिन के अंदर। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि इस हवाले से जो सूरत हाल है, 8वीं तरमीम के ऊपर जो बात हुई, सईद मेहदी साहब ने जो बात की उस इंटरव्यू में, वो ये थी कि उन्होंने कहा कि ये जो भी था, लेकिन इसके अंदर एक मस्बत पहलू भी था कि जब तक 8वीं तरमीम रही उस वक़्त तक फ़ौज ने इंटरवेंशन नहीं की। ये वो दलील है जो माजी में भी ब्यूरोक्रेटिक सर्कल्स जो या एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड लोग हमेशा से करते आए हैं। जनरल ज़ियाउल हक़ के बेटे जो हैं एजाज़ुल हक़, वो बार बार यही बात करते हैं कि 8वीं तरमीम जो है वो एक ब्लॉक थी आर्मी की डायरेक्ट इंटरवेंशन को रोकने का, क्योंकि आर्मी ने जब भी किसी हुकूमत को घर भेजना होता था तो वो बजाय खुद सामने आने के और हुकूमत गिराने के, कब्ज़ा करने की हुकूमत पे, सदर से कह के तो वो 8वीं तरमीम का हथियार यूज़ करते हुए हुकूमत को घर भेज देते थे। ये बड़ी बेतुकी सी और बड़ी बेवज़न सी दलील है, और ये बड़ी ही शिकस्त खोरदा जहनीत की अलामत ये बात है। मैं इसको 18वीं तरमीम के हवाले से जो मौजूदा डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस वक्त, मैं उस तरफ आपकी तवज्जो जो है वो दिलाना चाहता हूँ और उस तरफ बात को लेकर आना चाहता हूँ। और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से भी मैं जो वाक़यात उस वक्त हुए और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का मौक़िफ़ है, उस तरफ भी उस बात को लेकर आना चाहता हूँ। लेकिन बुनियादी बात जो 8वीं तरमीम वाली है, वो बड़ी सादा सी बात है कि ये बच्चों वाली बात है कि जी जब फ़ौज बराह रास्त आती है, बेशक वो बहुत ही बुरी सूरत हाल होती है, मुल्क के अंदर फ़ौज का कब्ज़ा हो जाता है, लेकिन जब सदर को इस्तेमाल कर रही है तो वो भी फ़ौज ही कर रही है ना, तो फ़ौज के अपने मकासद तो पूरे हो रहे हैं। और वो उल्टा जो हाइब्रिड सूरत हाल होती है वो ज़्यादा ख़तरनाक होती है मुल्कों के लिए भी। वो जब गंदे होते हैं, नंगे होके सामने आते हैं, तो पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज तो होते हैं ना, पता तो लगता है ना। तो अल्टीमेटली फिर कुछ स्पेस मिल जाती है जब वापस जाते हैं सिविलियंस को, मिले या ना मिले, ये मैंने वैसे एक बात कही, लेकिन हकीकत ये है कि पॉलिटिकल स्ट्रगल्स इस तरीके से नहीं होती, सियासी निज़ाम इस तरीके से नहीं चलते कि इंज किता तो उंज हो जाएगा। गरीब आदमी बेचारा डरते ही रहता है हर वक्त कि मैं कोई बात कर दूंगा, मैंने कुछ कर दिया, मैंने कुछ कह दिया। कमज़ोर जो भी होता है, अब आदमी से मुराद मैंने वैसे कह दिया, कोई भी कुव्वत जो कमज़ोर है। अब सिविलियंस पाकिस्तान के अंदर कमज़ोर हैं, जो गलीज डिक्टेटर फौजी जर्नेल काबिज हैं वो मजबूत हैं, वो पाकिस्तान के ऊपर अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए वो बंदूक जो उनको दफाए वतन के लिए दी गई वो पाकिस्तानियों के ऊपर तानते हैं और मुल्क के ऊपर कब्जा करके बैठते हैं, पाकिस्तान के अंदर लूट मार करते हैं, पूरी दुनिया के अंदर वो असासे बनाते हैं, यूरोप अमेरिका के अंदर और गल्फ़ के अंदर असासों के अंबार लगे पड़े हैं पाकिस्तानी फ़ौजी अफसरान के। उनके बच्चे पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं और पाकिस्तानियों के बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान की उन सड़कों पर धक्के खा रहे हैं जहाँ बेरोज़गारी है, महंगाई है, दहशत गर्दी है, अजाब है, ज़िंदगी अदाब है, अब यूँ कह लीजिए। लेकिन अब बात यह है कि अगर हमें ये खौफ है कि जी फ़ौज आ जाएगी तो सदर को इख्तियार दे दें, तो ये निज़ाम का मजाक बनाने वाली बात है। पॉलिटिकल स्ट्रगल में आप हमेशा मुकाबला करते हैं, जब तक आप शेर के मुंह से नोच नहीं लेंगे जो वो आपका हिस्सा खींच चुका है, आपको आपका हिस्सा नहीं मिलेगा। ये हिस्सा खींचने में कुर्बानी देनी पड़ती है, नहीं तो निज़ाम तबाही और बर्बादी की तरफ ही जाता है। जब इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाई जा रही थी तो एक बहुत बड़ी दलील थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, और वो दलील ये थी कि जी ये तो जनरल फैज़ हमीद के साथ मिलके एक प्लानिंग कर चुके हैं और ये 10 साल तक जो है फैज़ हमीद जो है वो आर्मी चीफ रहेंगे और ये प्राइम मिनिस्टर रहेंगे और ये तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का सिलसिला जारी रहेगा। लोगों को जेलों में डाला हुआ है, लोग गायब हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, सब तरह लोग बहुत अगवा हुए, बहुत मारे गए लोग, सहाफ़ी अगवा हुए, मुदस्सर नारों की कहानी हमारे सामने है, लोगों के ऊपर हमले हुए, लोगों को गायब किया गया। बलोचिस्तान के अंदर क़यामत सुगरा बरपा थी आपके सामने। लेकिन बहरहाल तो अब मसला ये है कि लोगों ने ये दलील दी कि जी ये तो सिविलियन आज़ादियाँ ही ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन ये बात गलत थी।
इमरान खान बुनियादी तौर पे अपनी गैर मकबूलियत की इंतहा के ऊपर थे। वो बहुत पसंद किए जाते थे, लोग उनको हीरो समझते थे, उस वक़्त भी हीरो समझते थे जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे, लेकिन उनकी मकबूलियत बतौर एक सियासी लीडर के बहुत कम हो चुकी थी। ये एक हकीकत है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। अगर जहाँ पीटीआई के जो लोग हैं उन्होंने आँखें बंद की होती हैं, तो वो नहीं मानते इस बात को, लेकिन ये एक हकीकत है कि बहुत नीचे उनकी मकबूलियत थी। जैसे ही फ़ौज के साथ मिलकर और फ़ौज के इशारे पे चंद सियासी जमातों ने मिलकर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए इस सोच और इस बहाने या इस जवाब या इस जस्टिफिकेशन के तहत हुकूमत के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाए कि जी जनरल फैज़ हमीद 10 साल तक बरकरार रहेंगे, तो उसके बाद जो हुआ वो मुल्क की तारीख है। मुल्क की इकॉनमी पहले ही मुश्किल की सूरत हाल थी, तबाही और बर्बादी का शिकार हो गई, महंगाई आसमानों पर गई, लोगों की चीखें निकल गईं। आपने देखा कि 1 साल तक मुल्क के अंदर इलेक्शन नहीं करवाया गया हल्का बंदियों के नाम के ऊपर। हम सब ने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर तबाही और बर्बादी हुई। SIFC के नाम से एक अदारा कायम किया गया। पाकिस्तान की बेहतरीन ज़मीनें, बेहतरीन लैंड जो हैं वो प्राइवेट कंपनियां, रिटायर्ड जर्नलों और उनकी फैमिली मेम्बर्स को डायरेक्टर्स बनाकर कायम की गई, उनके नाम पे ज़मीनें मुंतकिल की गई। आज सहाफ़ी जो हैं वो मिलकर SIFC के सफ़ बांध के तरीफ़े करने के लिए सहाफ़ी भी रखे हुए हैं। तो वो किस तरीके से मुल्क तबाही और बर्बादी की तरफ गया। फिर एक और रिग्ड इलेक्शन जो कि मुकम्मल तौर पर रिग्ड था वो 2024 में हुआ। फिर ये वाली हुकूमत इंस्टॉल की गई। आज के दिन तक हमें भलाई का, बेहतरी का कोई एक दिन देखने को नहीं मिला। हर अगला दिन पिछले दिन से खौफनाक होता है। दहशत गर्दी है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। खैबर पख्तूनख्वा के हालात हमारे सामने हैं, बलूचिस्तान के हालात हमारे सामने हैं, आम आवाम के हालात हमारे सामने, ये सारा कुछ। अब बात ये थी कि क्या होता कि फैज़ हमीद आर्मी चीफ बन जाते, तो उनको हटाने की एक ही सूरत थी, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल स्ट्रगल होनी थी, कुर्बानी दिए जानी थी, और कुर्बानी दिए बगैर कभी भी आप नहीं खींच सकते। अभी फ़र्क सिर्फ ये है, इसलिए ये फ़र्क सिर्फ उन लोगों को महसूस होता है जो बाहर बैठे हैं सिस्टम के, जो उस वक्त फैज़ हमीद के उस मार्शल को भी अपोज कर रहे थे। बात यह है कि एक गैंग, एक ग्रोह, एक माफिया का एक हिस्सा जो मुसल्लत था, तो माफिया का दूसरा हिस्सा आके मुसल्लत हो गया। बस सिर्फ ये है कि नून लीग वालों को वो पहले वाले मार रहे थे, अब नून लीग वाले जो मौजूदा माफिया की गोद में बैठे हैं, तो इनको सब हरा नजर आ रहा है, सब अच्छा नजर आ रहा है। इस तरीके से पॉलिटिकल स्ट्रगल्स नहीं होती, इस तरीके से सियासी निज़ाम आगे नहीं चलते। बिल्कुल वही बात 18वीं तरमीम के हवाले से है। पाकिस्तान पीपल पार्टी पे दबाव है, मुस्लिम लीग नून तो खैर मान चुकी हुई है, वो तो बड़े बड़े आर्टिकल लिख रहे हैं 18वीं तरमीम के ख़ात्मे के लिए, और दोबारा से तमाम जो माली जो तकसीम है उसको वफाक के हक़ में लाने के लिए वो सारा कुछ चल रहा है। लेकिन ये है कि ये एक मुश्किल वक़्त है उन लोगों के लिए जो सही मानों में जमहूरी सोच रखते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में 18वीं तरमीम लाने का एक अजीम कारनामा सर अंजाम दिया कि इस वक्त स्टैंड लिया जाए, इस वक्त पॉलिटिकल स्ट्रगल की जाए, इस वक्त अलम बगावत बुलंद किया जाए, और ये कहा जाए कि जो NFC फार्मूला है वही पाकिस्तान का वफाक है, वही वफाक की यूनिटी की आखिरी निशानी है। किसी भी सूरत में ना तो कोई सूबों की बात हो सकती है, सिवाय जो एक सूबा बनने की करारदाद पहले से मंजूर हो चुकी है सराइकी वसेब के हवाले से। उसके अलावा ना तो कोई सूबा बनने की, ना ही किसी भी इलाके को, चाहे वो गिलगित हो, चाहे वो गवादर हो, चाहे वो कराची हो, किसी वफाक वगैरह का हिस्सा बनाया जा सकता है। वफाक जैसे है ऐसे है, सूबों को मज़ीद मजबूत किया जाने की ज़रूरत है, मज़ीद ऑटोनमी दिए जाने की ज़रूरत है। ये सब पाकिस्तानी है, कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है। 18वीं तरमीम का हर सूरत में दफ़ा करने की ज़रूरत है, नहीं तो वही होगा, वही 8वीं तरमीम वाली बात है जी कि इंज कीता ते उंज हो जाएगा, तो फौज आ जाएगी, तो अगर जी फैज़ हमीद जो 10 साल वास्ते आ जाएगा तो असी फिर ये देख ले, ये होना है। ये हालात है, जो सूरत हाल है। जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही वो बैठे तालियां तो बजा रहे हैं, लेकिन मुल्क तबाही के दहाने पर पहुँच चुका है। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स ने एक डाटा जारी किया, अगर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हों। इस डाटा के मुताबिक अगर मैं इसको पढ़ सकूं तो ये कहते हैं कि देयर आर टोटल ऑफ 301 पर्सन्स accused of blasphemy in jails of Pakistan. Adiala jail 87, Lahore 206 and Karachi 11. All these accused have been arrested under section 295A, B and PICA Act.
नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स बहुत ही ज़बरदस्त अदारा, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के हवाले से। ऐसे इदारे उम्मीद की आखिरी किरण हैं पाकिस्तानियों के लिए, आम पाकिस्तानी शहरियों के लिए। वो पाकिस्तानी शहरी जो कि जुल्म का शिकार हैं, जो ताकतवर के हक़ों पिसे हुए हैं, उनके लिए यकीनी तौर पर ये इदारे काबिल तारीफ़ हैं। इसमें मैंने 2-3 पहलुओं की तरफ निशानदेही करनी है। एक तो शायद ये कोई जल्दी में लिखा गया है, तो इसमें 295A, B और C, सफदर 295C के तहत भी है। और शायद ये थोड़ा सा पुराना डेटा है। फैक्ट फोकस के साथ जो टीम काम कर रही है, वो बराह रास्त जेल में जितने लोग कैद हैं उनसे 1 बाय 1 राब्ते में है। तो फैक्ट फोकस ने भी एक डाटा मेंटेन किया हुआ है, वो इससे नंबर काफ़ी ज़्यादा है, नंबर 1। नंबर 2, पेशावर में भी जेल है, मुल्तान में भी जेल है, सक्खर में भी जेल है। तो उन जेलों के अंदर भी लोग कैद हैं, जैसा कि नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स ने ही जुनैद हफीज़ साहब जो मुल्तान की जेल में कैद बेगुनाही काट रहे हैं, झूठे केस के अंदर हैं, कोई उनके खिलाफ सबूत और शवाहिद नहीं, उनका खुद से ट्वीट किया वो मुल्तान जेल में है। तो इस तरह बाकी जेलों के अंदर भी लोग हैं, और जो ओवरऑल नंबर जो इन जेलों का भी है वो भी इससे कुछ ज़्यादा है। लेकिन इसमें जो पहलू मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये तमाम केसेस एक ही तरह के हैं, इन तमाम की एफआईआर एक ही तरह की हैं, इन तमाम के अंदर इल्ज़ाम भी एक तरह के हैं, इन तमाम के अंदर जो माफिया, जो गैंग, जो ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप है वो एक ही है, उसके चंद लोग हैं, वही या उनसे मुंसलिक लोग ही इन तमाम केसों के अंदर मुद्दई बने हैं, दरख्वास्तें देने वाले हैं। कोई शवाहिद के अंदर फ़र्क नहीं, एविडेंस के अंदर कोई फ़र्क नहीं, अल्ज़ाम के अंदर कोई फ़र्क नहीं, वकूए के अंदर कोई फ़र्क नहीं, सब कुछ एक जैसा है। 4-5 मुख्तलिफ वकूए हैं और वही रिपीट हो रहे हैं। उन तमाम वकूओं के अंदर कराची के अंदर तकरीबन 48 लोगों की ज़मानत हुई या 50 की ज़मानत हुई कराची के अंदर, और अभी कोई 10-12 लोग जो हैं वो अभी कराची जेल में, इन्होंने जो लिखे हैं 11 लिखे हैं, शायद 12-13 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। इस्लामाबाद के अंदर जो लोग थे उनमें से आप कह लें कि तकरीबन ये भी 50 के करीब ही लोगों की ज़मानत यहाँ से भी हुई, सेम केसेस के अंदर। ठीक है जी। रावलपिंडी में हमने देखा है कि तकरीबन 6 सिमिलर केसेस में लोगों को अभी पिछले चंद माह के अंदर रिलीफ दिया गया। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट का रावलपिंडी बेंच जो है, वहाँ पे मुसलसल ज़मानतें नहीं हो रही, और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा तो हुआ है कि लाहौर में 206, हालांकि 206 से ज़्यादा लोग हैं ये जो कि लाहौर की 2 जेलों के अंदर कैद हैं। अब सेम केसेस, सेम मुल्क, सेम कानून, सेम प्रोसीजर, सेम इदारा NCCIA, सिर्फ लाहौर के अंदर जो है वो एक जो माफिया काम करता है इसका, ब्लास्फेमी गैंग का, वो ज़्यादा ISI के अदारों के ज़्यादा करीब है, नंबर 1। नंबर 2, जजों के अंदर चंद वो गलीज जहन वाले, गंदे जहन वाले, जिनका मकसद इस्लाम के चेहरे को मस्ख करना है और उसका एक तासुर ऐसा उभारना है जैसे ये खून ख्वार जानवरों का मजहब है, वो लोग काबिज हैं। तो सेम केसेस के अंदर आप हैरान होंगे ये बात सुन के कि सेम केसेस, सेम मुद्दई, तमाम इल्ज़ाम सेम, तमाम एविडेंस सेम। उधर भी 50 लोगों की ज़मानत हो गई है, कराची में 50-60 लोगों की ज़मानत हो गई है, इधर जो है वो ज़मानत नहीं हो रही, 200 लोग अभी तक अंदर पड़े हुए हैं। रावलपिंडी जो बेंच है लाहौर हाई कोर्ट का, ऐसा वहां पे असर है, चंद लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं कि वो मामला को आगे नहीं चलते। बाद ऐसे ऐसे केसेस है, एक एक बंदे का 4 मरतबा ट्रायल हुआ है, हाई कोर्ट की सेटिस्फेक्शन ही नहीं हो रही ब्लास्फेमी के अंदर। आप अंदाजा करें, पूरी पूरी जिंदगियां लोगों की तबाह हो गई और बात कोई भी नहीं। ये मुल्क का निज़ाम है, ये मुल्क इस तरीके से चल रहा है। और ये डाटा आपके सामने एक कौमी अदारा है जो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है, उसने रिलीज़ किया। इस मुल्क के लिए कुछ लोगों को बहरहाल आगे आना होगा इन खून ख्वार जानवरों से बचाने के लिए पाकिस्तान को। भारत नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, बहुत शुक्रिया।